नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका प्रत्येक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहता है। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिपेशन के विषय में बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज मल त्याग में परेशानी या मल की मात्रा सामान्य से कम होने को या बार बार टॉयलेट जाने के बाद भी ऐसा लगना कि थोड़ा और होना बाकी है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क शुरू हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या लक्षण हैं। कॉन्स्टिपेशन में मल की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है और हमें अत्यधिक बल लगाना पड़ता है। मरीज को कभी कभी 2 दिन 4 दिन और कभी कभी तो 1 हफ्ते पर मल त्यागने की इच्छा होती है, जिस कारण उन्हें बहुत अधिक कठिनाई होती है। कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित व्यक्ति को भूख कम लगना, कभी कभी तो भूख बिल्कुल न लगना, पेट में दर्द, सूजन इत्यादि रहता है। उसमें कभी कभी मल द्वार में खुजली, जलन और दर्द भी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित व्यक्तियों को बार बार मल त्यागने की इच्छा भी होती है। कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित व्यक्ति का टंग जो होता है वह उजला या फिर मटमैला कलर का हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कारण में सबसे पहले आते हैं लैक ऑफ फाइब्रस फूड। अगर खाने में फाइबर की कमी होती है तो उस कारण सबसे अधिक जो है कॉन्स्टिपेशन होने का आशंका रहता है। फाइबर फूड में सबसे अधिक आते हैं चिया बीज, जो है मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, सेब, ये सब जो है फाइबरस फूड के अंतर्गत आते हैं। स्लो फिजिकल एक्टिविटी, यदि आप जो है बहुत अधिक देर तक बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, तो इससे जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम कहलाती है और इससे हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन जो है होने की शिकायत होने लगती है। सम जो है मेडिसिन के कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे नार्कोटिक्स मेडिसिन, पेन किलर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज मेडिसिन, इन सभी कारणों से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ बच्चों में देखा गया है पाउडर के दूध या फिर बाहरी दूध पीने के कारण जो है उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। उस समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कभी कभी देखा गया है कि यूटेरस के प्रेशर के कारण इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ा सा वर्क अपना शुरू कर देता है। ओल्ड एज में भी जो है कॉन्स्टिपेशन होने की बहुत अधिक संभावना रहती है, क्योंकि ओल्ड एज में हमारा जो है फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होने का शिकायत रहता है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन के कारण भी, अगर हम पानी कम पीते हैं तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, या फिर हम बहुत सारे जो है पेय पदार्थ में कैफीन की मात्रा होती है जिससे शरीर जो है डिहाइड्रेट कर जाता है, इस कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। रूटीन में चेंज के कारण भी हमारे सोने, उठने, बैठने का समय परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लैक्सेटिव के ओवर यूज के कारण कभी कभी देखा गया है कि बॉल को रेगुलेट करने के लिए लैक्सेटिव का लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको आदत बना लेते हैं, जिसके कारण जब भी हमें लैक्सेटिव नहीं मिलता है तब हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। अनटाइमली टॉयलेट जाने की आदत के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कभी कभी हम आलस से या फिर बहुत अधिक अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उस समय हम टॉयलेट नहीं जाते हैं, जिसके कारण जो है टॉयलेट में नहीं जाने के कारण
मल सूखने लगता है और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। कुछ बीमारियों में भी जो है कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत रहती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उन व्यक्तियों में कॉन्स्टिपेशन होने की अधिक जो है संभावना रहती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अलावा जो है कैंसर में भी या फिर कीमोथेरेपी अगर किसी का हो रहा है उनके में भी, स्क्लेरोसिस में भी, पार्किंसंस डिजीज में भी जो है कॉन्स्टिपेशन होने का जो है अधिक चांस रहता है। क्या किया जाए कॉन्स्टिपेशन के समय? कैसा खाना आपका हो या फिर क्या आपको एक प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले जो है हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि हमारा फिजिकल जो है एक्टिविटी बना रहे और मेटाबॉलिक प्रोसेस होता रहे, यह बहुत ही अधिक जरूरी है। उसके बाद हमें फूड में फाइबरस फूड की अधिक मात्रा लेनी चाहिए, जैसे चिया बीज, सोयाबीन, राजमा, मूंगफली, सेब, ये सब चीज हमें रेगुलर मात्रा में लेनी चाहिए। हमें कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर पानी भी जरूर पीना चाहिए। हरी सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। सलाद का जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो है कब्ज से बचने के लिए मसालों में हींग, अजवाइन का जरूर प्रयोग करना चाहिए और रात में खाने के बाद कम से कम देर तक बैठकर वर्क किया जाए। आइए अब हम इसके कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एलुमिना के बारे में बताता हूँ। यह बच्चों, बूढ़ों और उन महिलाओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है जो बहुत जो है अपना जीवन आराम से व्यतीत करते हैं। इसमें पैखाना सूख जाता है और बहुत अधिक कड़ा हो जाता है। कभी कभी अगर मल जो है वह नॉर्मल भी रहता है लेकिन काफी अधिक प्रेशर डालने के बाद ही आप मल त्याग कर पाते हैं। सेकंड नंबर में आते हैं ब्रायनिया। ब्रायनिया में भी स्टूल काफी अधिक सूख जाता है। वह जले हुए कुछ, अगर आप कहीं देखे होंगे कुछ जला हुआ तो उसके समान हो जाता है और इसमें भी मरीज को काफी अधिक दिनों तक जो है मल त्यागने की इच्छा नहीं होती है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी कभी हफ्तों बाद इसमें इच्छा होती है कि हमें जो है टॉयलेट जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं चेलिडोनियम पर। चेलिडोनियम जो है इसमें पैखाना या फिर कह सकते हैं मल छोटे छोटे गोल गोल बॉल के जैसे, और उसको कह सकते हैं बकरी के मल के जैसे हो जाता है और इसमें मरीज को पहले से हेपेटिक या गॉल जो है ब्लडर डिजीज हो सकता है। उसके बाद आते हैं मैगम्यूर पर। मैगम्यूर जो है बच्चों के लिए काफी अधिक उपयोगी होता है उस समय के लिए जब बच्चों का दांत निकलते रहे। इसमें थोड़ी थोड़ी जो है मल जो है वो होता है लेकिन बहुत ही जो है कभी कभी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंतराल पर होता है। उसके बाद आते हैं नक्ष भूमिका। नक्ष भूमिका तो सभी प्रकार के कॉन्स्टिपेशन के व्यक्तियों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। इसमें अगर आपका रूटीन गड़बड़ हो जाए या फिर ओवर यूज ऑफ जो है लैक्सेटिव हो या फिर किसी भी प्रकार का आप जो है चेंजिंग आता है तो उस समय यह दवा बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। उसके बाद आते हैं ओपियम। ओपियम में इंटेस्टाइनल जो है फंक्शन जो है एकदम स्लगिश हो जाता है और जो है मल जो है वह बहुत ही कम मात्रा में और काफी अधिक सूखा हो जाता है। उसके बाद आते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जो स्टूल होता है वो काफी अधिक बदबूदार और लंबा जैसे डॉग के स्टूल के समान होता है। इसमें इतना कड़ा होता है कि कभी कभी मल के रास्ते से खून भी आ जाता है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा सल्फर के बारे में। इसमें भी मरीज का जो है मल बहुत अधिक सूख जाता है और उसको हमेशा मल द्वार में दर्द रहता है और हमेशा उसको जब भी वो मल त्यागता है तो उसको दर्द होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा भी आपके मन में किसी भी प्रकार का होम्योपैथ से संबंधित जो है प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।